वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात के साथ मैं मोहम्मद शाज़ेब अकबर एक दफ़ा फिर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारी आज की बात का मौजू है, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा हकीकी बजट, हमारा जो मुल्की बजट होता है, हकीकी बजट वो आज से स्टार्ट हो गया और पेश होना आज से स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था, हम अपने पहले व्लॉग्स में बात कर चुके हैं, कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो जून की मिड में बजट पेश हुआ वो किसी सूरत बजट नहीं था, वो एक मफरूज़ा था। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मफरूज़े की बुनियाद पर थी, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था, वो ऑन ग्राउंड नहीं थी। वो एक मफरूज़ा पेश कर दिया गया था अवाम के सामने, जैसा कि हमारे हुक्मरान हमेशा से हमें लॉलीपॉप देते आए हैं और हम आवाम से जो हम लोग उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और वही उसी आवाम से वो हमेशा झूठ बोलते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ, एक बजट का मजाक किया गया हमसे। और हमने कल के व्लॉग में भी बात की थी कि जुम्मे के दिन एक हुक्मनामा आने वाला है और वो हुक्मनामा आने के बाद ही असल बजट स्टार्ट होगा। बल्कि मैंने कल तो वो एटम बम, महंगाई वाला एटम बम आपको बताया था कि वो आवाम पे पड़ने लगा है और वो आज से स्टार्ट हो गया क्योंकि आज जुम्मा है और आज एक हुक्मनामा आया है। और उसके बाद हम पर एक वो सुपर है, सबसे ऊपर वाली पॉलिसी अपनाते हुए सुपर डुबर टैक्स लगाया गया। ये सुपर डुबर टैक्स जो है, ये उन बाकी सब टैक्स से हट कर एक नया टैक्स, सुपर डुबर टैक्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो एक इजाफी टैक्स होता है जो एक स्ट्रक्चर टैक्स का पूरी दुनिया में बना हुआ है, उससे हट कर इजाफी टैक्स होता है जो किसी स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होता। पाकिस्तान में आज से पहले 2010 में लगा था, जब पाकिस्तान को सैलाब की आफत का सामना था और आसफ अली जरदारी साहब का दौरा था, हुकूमत का दौरा था उनका, और उन्होंने सुपर डुबर टैक्स उस टाइम नाफज किया था। उसके बाद ये आज जब एक अदम इस्तेहकाम का सैलाब आया हुआ है और अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम और किसी चीज़ का जब हमें पता ही नहीं है, तो इस दौर में एक दफ़ा दोबारा सुपर डुपर टैक्स हम पे लगाया गया है और बताया ये गया है, हमें एक दफ़ा फिर गुमराही में रखा गया है। हमें बताया गया है कि महंगाई के ख़ात्मे के लिए ये टैक्स है। अच्छा, ये भी एक नया फार्मूला है, मुझे समझ नहीं आई कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए टैक्स लगाया गया है। वो टैक्स किस इंडस्ट्री पे लगाया हुआ गया है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं? उसमें आपका ऑयल शामिल है, टेक्सटाइल शामिल है, सीमेंट शामिल है, एलएनजी शामिल है, खाद शामिल है और सिगरेट, चलें सिगरेट तो अच्छी बात है, इसके बाद सरिया और शुगर और छोटे दुकानदार। अब इन हलकों में इन्होंने टैक्स 10% जो टैक्स है वो लगाया है, इजाफी टैक्स, और हमें बताया है कि इससे गुर्बत का ख़ात्मा होगा। अब इससे गुर्बत का ख़ात्मा कैसे होगा? और हमें साथ में बताया गया कि हमने ये बड़ी इंडस्ट्री पे, अमीर लोगों पे टैक्स लगाया और आवाम को रिलीफ दिया है। अब मुझे बताएं, एक टेक्सटाइल की कंपनी है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। पिछली गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, जब दुनिया में एक डेप्थ चल रही थी इकनॉमी की और बहुत बुरे हालात थे, बड़ी बड़ी इकनॉमिक पावर के बुरे हालात थे, उस टाइम में पिछली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए पाकिस्तान की टेक्सटाइल को इम्प्रूव करने के लिए। और हमने जो एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की वो बढ़ाई थी पिछली गवर्नमेंट ने, और उस टेक्सटाइल पे 10% इजाफी टैक्स लगा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत बड़ी आबादी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। तो क्या इस इजाफी टैक्स को वो इंडस्ट्री इसका बोझ उठा सकेगी? क्या इससे बेरोज़गारी पैदा नहीं होगी? वो जो टेक्सटाइल के शोबे से लोग वाबस्ता हैं, जब भी टैक्सेशन किसी मुल्क में ज़्यादा होती है तो उस जिस इंडस्ट्री पे टैक्सेशन लगाई जाती है वहाँ पे बेरोज़गारी पैदा होती है, ये एक फैक्ट है। तो क्या उस टेक्सटाइल से बेरोज़गारी पैदा नहीं होनी? क्या हम टेक्सटाइल को यूज़ नहीं करते? गरीब आदमी टेक्सटाइल को यूज़ नहीं करता, गरीब आदमी कपड़े नहीं पहनता। वो कपड़े बेचने की बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी और वो भी अपने बेचने की बात की थी। अब गरीब तो अपना कपड़ा नहीं बेच सकता, उसने तो कपड़े पहनने हैं। तो उसके बाद आ जाती है सीमेंट। तो क्या गरीब आदमी घर नहीं बनाता? गरीब आदमी जो है उसको हक नहीं है घर बनाने का? तो क्या अगर वो घर बनाएगा तो उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं करेगा? तो अगर सीमेंट पे 10% एक्स्ट्रा
टैक्स लग रहा है तो क्या इसका असर उस गरीब पे नहीं होगा? ये कहाँ की मंतक है कि गरीब पे को ये रिलीफ है और अमीर पे टैक्स है? इसके बाद खाद, खाद कौन सा अमीर बंदा यूज़ करता है? वो किसान यूज़ करते हैं, हमारा गरीब किसान जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादतियों और परेशानियों का शिकार है और तंगदस्त है। दुनिया में जहाँ पे किसान रह रहा है हमारे पाकिस्तान में, उससे बहुत पीछे रह रहा है। वो टेक्नोलॉजी हो, वो खाद हो, वो आपकी फैसिलिटीज़ हों बहुत सी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। हमारा किसान अपनी मदद आपके तहत इस इंडस्ट्री को चला रहा है, लेकिन उसके लिए खाद जो पिछली गवर्नमेंट में 7,000 की थी वो 15,000 की हो चुकी है, 14 से 15 की, और वो और महंगी होनी है। जो 2,000 की थी वो भी 13,000 की हो चुकी है। तो गरीब किसान बेचारा कहाँ जाएगा? इसके बाद आ जाते हैं एलएनजी। एलएनजी टर्मिनल्स पे लगाई गई है। वो चलो ठीक है कि टर्मिनल जो हैं वो अमीर बंदे ही लगाते हैं, जिनके पास सरमाया होगा वो लगाएंगे, लेकिन क्या वो जब महंगा टर्मिनल लगाएंगे तो उसके बाद वो जो एलएनजी उस टर्मिनल से होके तो गरीब दुकानदार के घर पे दुकानदार की दुकान पे पहुंचेगी, या गरीब के घर में पहुंचेगी, या किसी गरीब के ढाबे पे पहुंचेगी, तो वो क्या सस्ती होगी? वो एलएनजी कम रेट पे मिलेगी? वो रिलीफ पे मिलेगी? नहीं। ये जो 10% इजाफी टैक्स लगा है एलएनजी के टर्मिनल्स पे, दिखाया ये गया है कि शायद ये अमीर तबके पे है, लेकिन ये अमीर तबका कभी भी अपने बैंक से निकाल के आपको टैक्स नहीं देगा। वो उस ढाबे वाले की जेब से निकालेगा, वो उस गरीब दुकानदार की जेब से निकालेगा जिस पे वो एलएनजी का सिलेंडर जा रहा है। हम शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का। हम जब किसी रेस्टोरेंट पे या किसी मॉल पे, शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वो इतना सा एक मरासला हमें देते हैं, पर्ची देते हैं एक, जब आप वहाँ से खा पी के निकलें, शॉपिंग करके बाहर निकलें, उस पर रेट्स मेंशन होते हैं। उसके बाद लास्ट पे एक जीएसटी लिखा होता है। तो वो जीएसटी जब गवर्नमेंट उन पे लागू करती है तो बजाय तो ये कहती है कि हमने जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या इस इंडस्ट्री पे हमने वो टैक्स लागू कर दिया है, लेकिन कभी भी वो इंडस्ट्री वो टैक्स अपने तक नहीं रखती। वो जीएसटी की सूरत में जो वहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे अमीर खाना खाने आया चाहे गरीब खाना खाया, वो उनके कस्टमर के जेब में से निकालेगा, वो कंज्यूमर की जेब से निकालेगा। तो इसी तरह ये जितनी इंडस्ट्री पे टैक्स लगा है, जितनी मैंने आपको गिनाई है, इसके बाद शुगर माफिया पे आपने टैक्स लगा दिया, लेकिन क्या उसका असर गरीब तक नहीं होगा? वो चीनी महंगी होके नहीं पहुंचेगी? हमारी लास्ट गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी शुगर की प्राइसेस को कम करने में नाकाम रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा शुगर माफिया है, हम सबको पता है, और वो शुगर माफिया कहाँ है ये भी हमें पता है। उन पे जब टैक्स लगाएंगे, उसने किस किस को ब्लैकमेल नहीं किया, तो अब जब टैक्स लगाएंगे तो क्या उसका असर गरीब तक नहीं आएगा? उसके बाद शॉप्स, छोटे जो दुकानदार हैं उन पे टैक्स लगा दिया। अब छोटा दुकानदार, आप लोग देखते होंगे हमारे गली मोहल्लों में छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, दिन में वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, उनको सरमायादार नहीं होते, अपने दिन की दिहाड़ी बेचारे लगाते हैं, शाम को वो अपने बच्चों के लिए जो उनका खाने का बंदोबस्त होता है वो करते हैं। वो कोई बहुत बड़ा सरमायादार या कोई इंडस्ट्री नहीं है। उन पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने 3,000 से 15,000 तक फिक्स टैक्स लगा दिया, फिक्स टैक्स। अब जो एक बेचारा दुकानदार 15,000 पे ऑलरेडी दुकान का किराया दे रहा है और उस पर आपने 5,000 पे फिक्स टैक्स लगा दिया, 20,000 हो गया, या 10,000 फिक्स कर दिया आपने उस पर, वो भी उसका बेचारे का समझो एक किराया वो हो गया। वो ऑलरेडी हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं वो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा। बिजली उनके लिए महंगी है, किराया उनके लिए महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट उनके लिए महंगी है, और जो ये मोहल्ले की शॉप्स होती हैं यहाँ पर वो खासा कमाते भी नहीं है, और हमने उनको भी टैक्स लगा दिया। वो कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है, वो कौन सा अमीर तबका है? और ये जब स्पीच, ये सारे टैक्सेस लगा रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने स्पीच शुरू की तो पाकिस्तान की इकनॉमी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। स्पीच कंप्लीट होने के ठीक 10 मिनट बाद हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर गई। 2055 पॉइंट से हमारे 100 इंडेक्स जो चल रहे थे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो 2055 पॉइंट से क्रश कर गई, और जो कारोबार है वहाँ मुअत्तल करना पड़ा। जो सरमायादार हैं उनके अरबों रुपए वहाँ पे डूब गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे भी पता चला है, बल्कि अभी आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है, और कुछ हलकों की तरफ से पता चला है कि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने
मोबाइल कंपनीज़ या ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, सेलफोन कंपनीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को सहूलियत फ़राहम की और वो पाकिस्तान में उन्होंने अपने असेंबलिंग जो यूनिट्स हैं वो लगाए थे। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था हमारी मार्केट पे, और हमें पता चला है कि वो भी अपने अब बैग दोबारा से पैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की। हमें नहीं समझ आ रही, ना उनको समझ आ रही है, ना बाहर से जो सरमायादार आ रहा है उसको पॉलिसी की समझ आ रही है। किसी को समझ ही नहीं आ रही, तो वो क्या इस सिस्टम के साथ चलेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये ख़बर है कि मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे पास कुछ दिनों के शायद मेहमान हैं, क्योंकि अफनान उल्ला ख़ान साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब इसहाक डार साहब को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब को बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा चुकी है, उनको कुर्बानी का बकरा बना देंगे। हालांकि हम सबको पता है कि ये एक कंप्लीट टीम वर्क, जो एक 11 जमातों का इत्तेहाद, पाकिस्तान की तमाम जमातें जो हैं पुरानी जमातें, वो एक तरफ अभी इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, हर तरह की वो बरात से फ़ायदा उठा रहे हैं और सारे मिल के फ़ैसला कर रहे हैं। और अब वो शायद ये जितना गंद है इसका मलबा एक बंदे पे डाल के और उसको कुर्बानी का बकरा बना देंगे, लेकिन उससे इनके वो पाप धुल नहीं जाने। हम सबको पता है कि ये एक कंप्लीट वो कहते होते थे ना, बड़े मियाँ भी कहते थे और छोटे मियाँ साहब भी कहते थे कि हमारे पास एक कंप्लीट टीम है, एक तजर्बाकार टीम है, और हम उस टीम को ला के इस पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। और ये उसी पूरी टीम का ये नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। और एक बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाने से इसका हल नहीं होगा। और वो एक साहब आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस जुमात की हमायत करने के लिए, और हमें बताते थे कि डॉलर नीचे आ गया है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद जो मुस्तहकम हुआ है इकॉनमी हमारी, हम सब पाकिस्तानी सुबह से आज उनका इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक हमें नहीं नज़र आए। उम्मीद है कि वो हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो जल्द टीवी पे आके बताएंगे कि अब किस जगह पे मुस्तहकम है। वो बयान आने के साथ ही डॉलर आज तक ऊपर जाता गया है और स्टॉक एक्सचेंज आज तक नीचे आती गई, और आज तो आगे क्रश ही होगी, और उसमें जो आपका कारोबार था वो मुअत्तल करना पड़ा। उसके बाद कल कुछ ठंडी हवाएं थी, आज कुछ अच्छी खबर है कि चाइना ने डॉलर जो हैं वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन वो किन शराइत पर किए गए हैं हमें ये भी बताया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना के निजी बैंकों से किन शराइत पे वो कर्ज़ा हासिल किया है, और इस कर्ज़े को हासिल करके अब हुकूमत जो है वो ज़र मुबादला को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जो इल्ज़ामात पुराने हुकूमत पे लगाते थे उनको दोहराने की कोशिश कर रही है। और बस आज का ये हाल अहवाल था, और आज का दिन बहुत ही मुश्किल था पाकिस्तान के कारोबारी तबके के लिए, पाकिस्तान की आम आवाम के लिए। हमने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ हुक्मनामे तैयार हैं और कुछ महंगाई के आइटम हम तैयार हैं, और वो आवाम पे मारे जाएंगे। या यहाँ भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये इख्तिताम नहीं है, ये शुरुआत है, ये इब्तदा है, और अभी आगे आगे बहुत से बम तैयार हैं, बहुत से झटके तैयार हैं आवाम के लिए, क्योंकि आवाम ने सब कुछ आवाम ने बर्दाश्त करना है। हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे जेयूआई की हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, या सबका इत्तेहाद हो, महंगाई बर्दाश्त और तकलीफ़ बर्दाश्त आवाम ने ही करनी है। सो इसके लिए हम सब ने तैयार होना है, मैंने भी तैयार होना है, आपने भी तैयार होना है, क्योंकि हमने तो रिटेलिएट तो करना नहीं है, एहतजाज तो करना नहीं है, अपना हक तो हासिल करना नहीं है। हम तो पेट्रोल महंगा होगा तो 300 बचाने के लिए हम सारी रात जलील होने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे, चीनी महंगी होगी तो हम यूटिलिटी स्टोर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने अपना हक हासिल करने के लिए किसी से जदोजहद नहीं करनी, किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी कि कहीं हम मारे ना जाए। आज के लिए इतना ही था। आज की बात के साथ शाज़ेब अकबर को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उम्मीद ये है, दुआ गो हैं
कि नेक्स्ट हमें इस तरह के टॉपिक्स पे दोबारा बात ना करनी पड़े, पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और हमें अच्छी चीज़ें शेयर करने का मौका मिले, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने का मौका मिले। लेकिन शेयर करने के लिए पॉजिटिव चीज़ें हों तो हम भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ना